उत्तराखंड में शुक्रवार सुबह से ही लगातार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हाईकोर्ट ने लिया एक बड़ा फैसला, अब मीडिया को कोई भी जानकारी देने पर होगा मानहानि का केस दर्ज। केदारनाथ के दर्शन के लिए फुल है हेली सेवा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाले यात्रियों को करना पड़ रहा है घंटे का इंतजार। कोरोना से राहत मिलते ही उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़, होटल और पार्किंग सब हुए फुल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सवेरे हल्की सी मध्यम बारिश ने लोगों का मन सुहाना कर दिया। क्रावल नगर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, सीलमपुर, शादरा, विवेक विहार, लाल किला और प्रीत विहार सहित दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को भी राजधानी में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने के साथ मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में भी कमी आने की संभावना है, जिससे हल्की ठंडक महसूस होगी। साथ ही रविवार से न्यूनतम तापमान में कमी से रातें सर्दी होना शुरू हो जाएंगी। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 35.5 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 अधिक 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 38 से 91% दर्ज किया गया। दिन भर धूप खिली रही और हल्की गर्मी महसूस की गई। शाम के समय सूरज ढलने के बाद वातावरण में हल्की ठंडक महसूस हुई। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। बारिश के अगले दिन अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सप्ताह के अंत तक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने का अनुमान है। इससे हल्की सर्दी का एहसास होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की ओर से पुलिस को दी शिकायत की जानकारी यदि मीडिया को दी जाती है तो यह आपराधिक मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। अदालत के उक्त टिप्पणी करते हुए रायगढ़ की एक महिला के 40 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग को खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने तारिका तरगीनी लगाकर की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। निचली अदालत ने अधिकारी क्षेत्र को और तथ्यों के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि महिला ने इन सभी लोगों के खिलाफ रायगढ़ छत्तीसगढ़ के एसएसपी को शिकायत दी थी। यह मामला अभी रायगढ़ में विचाराधीन है। वहीं महिला ने इन 40 लोगों के खिलाफ इस आधार पर मुकदमे की मांग की है कि उन्होंने एसएसपी को शिकायत देने के बाद एसएसपी कार्यालय के बाहर संवाददाता सम्मेलन कर मीडिया को शिकायत की जानकारी दी। बता दें, महिला ने दावा किया था कि वह सामाजिक कार्यकर्ता है और ग्रामीणों के हक के लिए लड़ रही है। वहीं प्रतिवादी बनाए गए लोग गैर कानूनी तरीके से उसके फार्म हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों ने उसके फार्म हाउस में जबरन घुसकर छेड़छाड़ की और उसकी जाति को लेकर टिप्पणियां की। समाचार पत्रों में उस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा खराब की है। ऐसे में सभी के खिलाफ मानहानि, छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। याची ने तर्क रखा कि इनका कार्यालय दिल्ली में है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिल्ली के आरोप दिखाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली में मुकदमा चलाया जा सकता है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हेली सेवा फुल चल रही है, जिससे ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। अब तक 11,000 से अधिक यात्रियों ने हेली सेवा से केदारनाथ पहुंचकर दर्शन किए हैं। वहीं 6 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इस बार कोविड महामारी के कारण चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू हुई थी, जबकि केदारनाथ धाम के लिए गुप्त काशी सिरसी फाटा हेलीपैड से हेली सेवा का संचालन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। त्योहार सीजन में केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, जिससे हेली सेवा भी फुल चल रही है।
7 हेली ऑपरेटर कंपनियों के माध्यम से केदारनाथ के लिए हेली सेवा संचालित की जा रही है। हेलीकॉप्टर से प्रतिदिन निर्धारित क्षमता से अधिक टिकटों की बुकिंग हो रही है, जिससे हेलीपैड पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 1 से 16 अक्टूबर तक 11,000 से अधिक यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे, जबकि 5,178 टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से जाने वाली यात्रियों की संख्या 18,975 है। कोरोना से राहत मिलते ही लोगों में देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आकर्षण जग उठा है। चारधाम सहित प्रदेश में सभी मशहूर पर्यटन स्थलों हरिद्वार, ऋषिकेश, मंसूरी, देहरादून, नैनीताल और में यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आलम यह है कि उत्तराखंड की पर्यटन स्थलों के ज्यादातर होटल और पार्किंग फुल हो गए हैं। सड़कों पर भारी जाम लग रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश में टैक्सियां भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में अलग उत्तराखंड आना है तो कृपया अपनी बुकिंग कराकर ही आएं। विजयदशमी की मध्यम रात्रि से गंगा नहर बंदी से हर की पैड़ी पर पानी का संकट हो गया। हर की पैड़ी का जलस्तर गिरने से श्रद्धालु अब डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। शनिवार को हर की पैड़ी पहुंचे श्रद्धालुओं को चुल्लू में पानी भरकर स्नान करना पड़ा। इससे श्रद्धालु निराश नजर आए। उत्तराखंड के चारधाम में शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है। जैसे जैसे यात्रा अपने अंतिम चरण की तरफ पहुंच रही है, वैसे वैसे यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से यात्रियों को टैक्सी नहीं मिल पा रही। अब टैक्सी एजेंसी के संचालक पड़ोसी जिलों के अलावा यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से टैक्सी मंगवा रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद तो यात्रियों को वाहनों के लिए मुंह मांगे दाम देने पड़ेंगे। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार से 3 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग से ज्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसी बीच राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में रविवार को मौसम खराब बना हुआ है। वहीं दून में तड़के से रुक रुक कर बारिश जारी है। करीब आधे घंटे के लिए झमाझम बारिश भी हुई। वहीं मंसूरी में भी हल्की बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। नई टहरी में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। नई टहरी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बारिश हो रही है। नैनीताल जिले के हवाली में भी बारिश हो रही है। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है। उत्तरकाशी में भी बादल छाए रहे। गोमोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू है। यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में बारिश का मौसम बना हुआ है, जबकि निचले हिस्से यमुना घाटी में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों को प्रशासन और पुलिस की ओर से सोनप्रयाग में ही रोका जा रहा है। गुजरात सरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा करने वाले प्रत्येक आदिवासी 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। यह कहना है पर्यटन मंत्री पूर्णिमा मोदी का। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग शबरी माता के वंशज हैं। भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान शबरी माता से मिले थे। अब उनके वंशजों को अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बता दें, पर्यटन मंत्री ने आदिवासी बहुल डांग जिले में आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की। वह सुबरी गांव में मौजूद शबरीधाम लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए सरकार 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। वहीं पर्यटन मंत्री के इस ऐलान के बाद से राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के आदिवासी नेता तुषार चौधरी ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों के लिए भाजपा कुछ नहीं करती है, इसलिए चुनाव से पहले इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। बता दें, राज्य में कुल 19% आदिवासी हैं और दोनों पार्टियों की नज़र इन पर रहती है।
इसलिए भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में 24 में 4 आदिवासी मंत्रियों को जगह दी गई है। हालांकि आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ है। अब भाजपा की नजर इस वोट बैंक पर है। केरल के त्रिवुंतपुरम सहित कई जिलों में अचानक मौसम में बदलाव आया और जमकर बारिश हुई। इससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए और कुछ स्थानों पर भूस्खलन के चलते भारी नुकसान भी हुआ है। कोट्टायम और इडुक्की जिले में सीमा से लगे पहाड़ी इलाकों के कारण राज्य सरकार को बचाव कार्यों के लिए सेना और वायुसेना की सहायता लेनी पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी, कोट्टायम और इडुक्की जिलों की सीमाओं से लगे पहाड़ी इलाकों में बचाव के लिए वायुसेना से मदद मांगी गई है, जहां भूस्खलन की खबर आई है और कुछ परिवार अलग अलग पड़ गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कोट्टायम और इडुक्की जिलों के अंतर्गत आने वाले 2 पहाड़ी इलाकों कुटीकल और पेरुवंतम के आसपास भूस्खलन की सूचना मिली है और घटनाओं में कम से कम 10 लोगों के लापता होने की आशंका है। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने अपने जवानों को तैनात कर दिया है। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर पहले ही स्टैंड बाय मोड में है। केरल में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए दक्षिणी वायु कमान के तहत सभी ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बता दें, लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत में अब सुधार हो रहा है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद बुधवार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को डेंगू की समस्या है। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले 89 वर्ष कांग्रेस नेता कोरोना की चपेट में भी आ चुके हैं। मनमोहन सिंह की सेहत के बारे में बताते हुए एम्स अधिकारियों ने बताया कि पूर्व सीएम की जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। हमने उनका इलाज शुरू कर दिया है। अब उनकी प्लेटलेट्स काउंट भी लगातार बढ़ रही हैं। वे धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। पूर्व पीएम को अस्पताल में कार्डियो न्यूरो सेंटर के एक निजी वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर नितेश नाइक के नेतृत्व में हृदय रोग विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शुक्रवार को मनमोहन सिंह का हालचाल जानने एम्स पहुंचे थे। हालांकि उनके दौरे पर विवाद भी खड़ा हो गया है। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने मंडाविया की आलोचना करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के कैमरे में फोटोग्राफ को लेकर गए, जबकि उन्हें इसके लिए मना किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने कई बार फोटोग्राफर को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पोर्ट ब्लेयर में भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी वीर सावरकर को महान देशभक्त बताया। शाह ने कहा, मैं मानता हूं कि वीर सावरकर जैसी देशभक्ति किसी अन्य नेता में नहीं थी। मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी राय नहीं बदली और समाज के विरोध का सामना करते हुए भी उसे खुले तौर पर पेश किया। उनका जैसे साहस था वह बहुत कम लोगों में होता है। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि यह साल विकल्प लेने का है। हमारी पार्टी की स्थापना भारत को महान बनाने के लिए हुई है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सत्ता पाने के लिए राजनीति में आए हैं। हम विचारधारा से जुड़े हैं। हमारी विचारधारा महान भारत का निर्माण है। अगर हम हमारा जीवन देश के लिए जिए, हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों को देश के साथ जोड़ के देखें और देश की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए हम गिलहरी की तरह योगदान कर लें तो देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें, बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्रांतिकारी वीर सावरकर को लेकर दावा किया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने दया याचिका दायर की थी। उनके इस दावे के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस समेत कई दलों के नेता राजनाथ सिंह के बयान को गलत बता रहे हैं।
इस बीच सावरकर की जीवनी लिखने वाले इतिहासकार डॉक्टर विक्रम संपत ने अपनी पुस्तक का हवाला देते हुए कई दावे पेश किए हैं। डॉक्टर संपत ने अपनी किताब सावरकर में लिखा है, 1920 में जब सावरकर जेल में बंद थे तब गांधी जी ने उन्हें दया याचिका दायर करने की सलाह दी थी। यही नहीं, दया याचिका के लिए केस भी खुद गांधी जी ने तैयार किया था।